हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज हम अपना फोर्थ लेक्चर जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज करेंगे इसको। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इससे पहले भी मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर वीडियो जो है ये पहले भी अपलोड किया था। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो काफ़ी अच्छी बेहतर क्वालिटी में अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर टाइम निकाल के उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैं अभी आपके साथ ये ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, आप एक क्लासरूम में बैठते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं। ठीक है, सब एग्ज़ाम देते हैं और सब एग्ज़ाम देने के बाद जब वो पास होते हैं तो उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं कि ये ए ग्रेड से पास हुआ है, ये बी ग्रेड से पास हुआ है, ये सी ग्रेड से पास हुआ है। वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड उसकी क्वालिटी बताती है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और कितना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे वो बता रहा है। जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स में ग्रेड्स आपको दिए जाते हैं, वो बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस को ग्रेड किया हुआ है। उसी तरह से हर चीज़ में ग्रेडिंग की जाती है। मटेरियल की भी ग्रेडिंग होती है। कहीं अच्छी क्वालिटी के मटेरियल होते हैं, कहीं अच्छी क्वालिटी के मटेरियल नहीं होते। अच्छे कपड़े अगर आप मार्केट से ख़रीदते हो तो आपको शोरूम में मिलते हैं। ठीक है, उससे थोड़ी लो क्वालिटी के आपको शॉप से मिल जाएंगे। और सबसे लो क्वालिटी के अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, रेडी वगैरह पे भी मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से खाने की क्वालिटी की बात करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का खाना भी होगा। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के ब्रांड भी होंगे जो अच्छी क्वालिटी को बेच रहे होंगे, और एवरेज क्वालिटी के भी होंगे। तो इसको ग्रेड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी को एक ग्रेडिंग सिस्टम है जो क्वालिटी को इंश्योर करता है। हमारे कंक्रीट की ग्रेडिंग कैसे की जा सकती है। आपको पता है कंक्रीट बेसिकली किस तरह की स्ट्रेंथ, किस तरह की मजबूती, किस तरह की ताकत जो है वो रखता है। वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा है। हम सभी को पता है कि कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा है, इसलिए उसकी ग्रेडिंग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से की जाएगी। यानी हम कंक्रीट में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट बनाना है तो उसका मतलब ये है कि हमको बहुत अच्छी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। अगर हमको लो क्वालिटी का चाहिए, लो स्ट्रेंथ का चाहिए, तो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट को जर्नली ग्रेड किया जाता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार एज पर IS 456/2000। An engineer usually specifies the required compressive strength of the concrete, which is normally given as 28 days compressive strength in megapascals. An engineer usually specifies the required compressive strength of the concrete. तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंक्रीट को जर्नली हम ग्रेड करते हैं उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। कोड मैंने आपको पहले भी कहा था, IS कोड, ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस द्वारा कोड हैं डिफरेंट। तो कंक्रीट के साथ जब आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट और या रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के साथ के ऊपर हमने काम करना है या उसके साथ काम करना है तो हमको IS 456/2000 की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। एक इंजीनियर यूजुअली स्पेसिफाई करता है रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विच इज़ नॉर्मली गिवन एज द 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमारी जो 28 दिन की जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की बताते हैं कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इस कंक्रीट की, वो बेसिकली उसकी एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि उसकी 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है हम उसी को उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानते हैं। यानी ये जो ग्रेड आपको अभी दिखेंगे, इन ग्रेड्स के अंदर जो स्ट्रेंथ स्पेसिफाई की होगी, क्योंकि कंक्रीट की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तो समय के साथ बदलती रहती है, बढ़ती है समय के साथ। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ती है कुछ सालों तक। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम किसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानकर चलें? तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहता है कि 28 दिन तक जितनी उसने
अचीव करनी है, दैट विल बी इट्स कंप्रेसिव, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वही उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानी जाएगी। ठीक है, आप उसी के हिसाब से डिज़ाइन वर्क को कंटिन्यू करोगे। यानी कंक्रीट को डिज़ाइन करना है आपने, आरसीसी को डिज़ाइन करना है, तो आप वो 28 दिन की स्ट्रेंथ को ही कंसीडर करोगे, उसी को मानोगे कि वो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। 28 days is a long wait to determine if desired strength are going to be obtained. So 3 days, 7 days can be usual to predict the intimate 28 days compression of the concrete. Potable water can be used for manufacturing concrete. ठीक है, यहाँ पे उसने बताया है कि 28 दिन बहुत लंबा समय है। 28 दिन बाद आप थोड़ी ना सीधा चेक करोगे, उससे पहले भी कुछ दिन का गैप, 3 दिन बाद के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। CTM मशीन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होती है, उसके साथ आप उसको मेज़र करते हो। CTM मशीन उसके बाद कुछ दिनों बाद 7 दिनों बाद फिर से टेस्ट किया जाता है सैंपल्स के ऊपर, फिर उसके बाद 14 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद 28 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का ही यूज़ करते हो। जब भी कंक्रीट बनता है तो उसके अंदर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ किया जाता है। वाटर सीमेंट रेशो इज़ अ की फैक्टर, वाटर सीमेंट रेशो जो है वो की फैक्टर है दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। A lower water cement ratio will yield a concrete which is stronger and more durable, while a higher working water cement ratio yields a concrete with low strength, so it may be placed more easily. ठीक है, वाटर सीमेंट रेशो जो है वो कह रहा है उसका भी बहुत अहम रोल है हमारी स्ट्रेंथ को ढूंढने के लिए। ठीक है, अगर हम वाटर सीमेंट रेशो को कम रखते हैं, यानी पानी की मात्रा को कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू सीमेंट, ठीक है, तो हमारी वाटर सीमेंट रेशो कम होने की वजह से कंक्रीट जो है वो स्ट्रांग बनेगा, ज़्यादा ड्यूरेबल बनेगा। वाइल हायर वाटर सीमेंट रेशो, अगर वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, तो हमारा जो कंक्रीट है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पानी को बढ़ा दिया जाता है तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आगे एक फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को हम जब वाटर सीमेंट रेशो को पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, मेन ये उसी के रिलेटेड है। ठीक है, ये बेसिकली ये हमारा मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला मीन स्ट्रेंथ FT इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 टाइम्स एस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये RCC जब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट पढ़ते हो तो उसमें डिटेल में आपको दिया जाएगा, ग्राफ होगा, उस ग्राफ के हिसाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम आ जाते हैं, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस बॉक्स को हम ध्यान से देखेंगे, और इस बॉक्स को मैं जो समझाने जा रहा हूँ ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो यू आर नॉट अ सिविल इंजीनियर। ओके, एक डिप्लोमे से आप सिविल इंजीनियर नहीं बनोगे, वो डिप्लोमा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। 3 तरह के कंक्रीट यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं ग्रुप में। सबसे पहले ऑर्डिनरी क्या चीज़ होती है, ऑर्डिनरी होती है आम तौर पे जो चीज़ें यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड होता है जिस चीज़ की कोई क्वालिटी इंश्योर्ड है, क्वालिटी की चीज़ें जो होती हैं वो स्टैंडर्ड की चीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हर चीज़ में ऑर्डिनरी आम चीज़ें भी होती हैं और उसी में क्वालिटी, कपड़े अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के आपको मार्केट में मिलते हैं, अच्छे ब्रांड के जूते आपको मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी भी मिलते हैं, ब्रांडलेस जिनका कोई ब्रांड नहीं है, क्वालिटी एश्योर नहीं करते, आम तौर पे आम चप्पल भी आपको मार्केट में मिलती है और ब्रांड की भी मिलती है, तो क्वालिटी यहाँ से एश्योर होती है। तो हम बात करेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट की। ऑर्डिनरी कंक्रीट में हमारे 3 ग्रेड्स आते हैं। सबसे पहला ग्रेड आपको नज़र आ रहा है M10, दूसरा M15 और तीसरा M30। ठीक है, और ये M10 जो है इसकी करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद कितनी होती है, ठीक है,
ये चेक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, पहले हम देख लेते हैं। M10 ग्रेड की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 होती है, M15 की 15 होती है और M20 की 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो M10 जो है वो 10 न्यूटन, ये हमारे M10 जो है वो आ गई 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये होती किसकी है? 150 mm का क्यूब होता है, 150 mm का क्यूब होता है, और उस क्यूब को के ऊपर हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। ठीक है, इसको यूटीएम मशीन के अंदर मेज़र किया जाता है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन भी कहते हैं उसको। उसके अंदर हम सैंपल को रखते हैं और दोनों तरफ से उसको ज़ोर लगाते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं और देखते हैं कि किस पे जाकर वो टूटता है। अगर आपने M10 ग्रेड का यूज़ किया, अब कहोगे M10 ग्रेड का सर यूज़ कैसे करेंगे? M10 के लिए कुछ फिक्स रेशोज़ दी हुई हैं, नॉमिनल ग्रेड होते हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 1:3:6 इज़ फॉर M10 बनाने के लिए आपको 1 कढ़ाई सीमेंट चाहिए, 3 कढ़ाई बजरी चाहिए, 3 कढ़ाई रेत चाहिए और 6 कढ़ाई बजरी चाहिए। ठीक है, M15 अब यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं, ग्रेड बेसिकली M स्टैंड्स फॉर द मिक्स एंड 15 स्टैंड, जो आगे 15 लिखा हुआ है, 15 उसकी क्या है? 15 उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो अगर मेरे को M15 यानी 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर पे 15 न्यूटन की स्ट्रेंथ चाहिए, की ताकत चाहिए, तो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन क्या यूज़ होगा? 1:2:4, 1 2 4। उसके बाद अगर मेरे को M20 का यूज़ करना है, दैट इज़ 1:1.5:3, अगर मेरे को M20 ग्रेड बनाना है। M20 ग्रेड जो होता है ये मिनिमम ग्रेड होता है RCC के लिए। अगर मेरे को रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बनाना है, यानी सरिया डालना है कहीं पे, जैसे स्लैब डालनी, स्लैब में आ गया हमारा कॉलम्स बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी सरिये का इस्तेमाल होता है वहाँ पे M20 ही आप यूज़ कर सकते हो। उससे नीचे का ग्रेड नहीं यूज़ कर सकते, ऊपर का कर सकते हैं, नीचे का नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है 3। अब इसको ऑर्डिनरी क्यों कहा जाता है? ऑर्डिनरी कंक्रीट बेसिकली वो कंक्रीट होते हैं जिसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म नहीं किए जाते। ठीक है, इस पर जो बाकी के टेस्ट है परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बिना टेस्टिंग के भी यूज़ कर सकते हो। नॉमिनल ग्रेड्स हैं, जैसे आप घर बना रहे हो तो घर बनाते वक्त आप टेस्ट तो नहीं करते, आप सीमेंट का टेस्ट नहीं करते, कंक्रीट के ऊपर स्लम टेस्ट नहीं करते। तो जब आप टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तब इन ग्रेड्स को सीधा, क्योंकि इसके आपको रेशोज़ नज़र आ रही हैं। अगर आप नीचे नज़र मारोगे तो आपको नीचे रेशो नहीं, स्टैंडर्ड कंक्रीट की कोई रेशो नहीं है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की रेशो नहीं है, तो फिर इनको कैसे बनाते होंगे? तो इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25 से M55 तक ग्रेड्स आ रहे हैं। M25 की भी रेशो है, अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो नॉमिनली इसको इस्तेमाल किया जाता है 1:1:2, यानी 1 कढ़ाई सीमेंट, 1 कढ़ाई रेत और 2 कढ़ाई बजरी। सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इसकी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ये, क्योंकि सीमेंट के मुकाबले रेत भी एक ही कढ़ाई डल रही है। बाकियों में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डल रही थी, 1:3:6, 1:2:4, 1:1:3। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मतलब अच्छी क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का मतलब इसके ऊपर टेस्ट भी परफॉर्म होंगे, सारे टेस्ट, सारी तरह के टेस्ट जितने भी आपने सुने होंगे, स्लम टेस्ट हो गया, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया। ठीक है, कंक्रीट के ऊपर ये होंगे, सीमेंट के टेस्ट होंगे, बजरी के ऊपर टेस्ट होंगे, पानी के की क्वालिटी को एश्योर किया जाएगा। सब कुछ होने के बाद हर तरह का टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और इसी तरह के कंक्रीटिंग को स्टैंडर्ड कंक्रीटिंग कहा जाता है। और स्टैंडर्ड कंक्रीटिंग आमतौर पे नहीं यूज़ होती। नॉर्मली आप देखोगे जो ब्रिजेस बनते हैं, मास कंक्रीटिंग में स्टैंडर्ड कंक्रीटिंग का यूज़ होता है। ठीक है, M25 से लेके M55 जो ग्रेड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बड़ी तरह की जब बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। हमारे छोटे मोटे जो घर होते हैं वगैरह, वहाँ पे ये यूज़ नहीं होता। अगर आपके फ्लाई ओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड कंक्रीटिंग का यूज़ होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीटिंग 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये हमारी स्पेसिफिक कंप्रेसिव जिसको करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इसकी दी हुई है। तो जो ग्रेड है M25, M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड 25 स्टैंड्स फॉर करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आप कहोगे सर 25 का तो दिया हुआ है, बाकियों का कहाँ है, रेशो कहाँ है? रेशो तो दी ही नहीं है, मिक्स प्रोपोर्शन जो रेशो है वो तो दी नहीं है। बेसिकली इनकी कोई रेशो नहीं होती है, इनकी रेशो जो होती है
ये हमको लेबॉर्ट्री में मटेरियल्स की टेस्टिंग करने के बाद हम उसकी रेशो खुद से बनाते हैं कि कितना कितना किसकी क्वांटिटी रखेंगे तो तब जाके हमको ये ग्रेड मिलने वाला है, इतनी स्ट्रेंथ मिलने वाली, तो उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन मिक्स। अभी तक जो आप ऊपर पढ़ रहे थे दैट वर नॉमिनल मिक्स। ऑर्डिनरी कंक्रीट में जो मिक्स होते हैं ये सारे नॉमिनल मिक्सेस हैं, 1:3:6, 1:2:4, 1:1 एंड 1:5, 1.5:3। ठीक है, ये नॉमिनल तो ऑर्डिनरी में इस्तेमाल करना तो नॉमिनल मिक्स होते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड में इस्तेमाल करना है तो फिर हमको खुद से हर चीज़ पे टेस्ट होगा, मटेरियल पे टेस्ट होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे टेस्ट होगा, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या, अभी ऊपर तो आपने स्ट्रेंथ की है ही नहीं, तो मटेरियल का हम तो ये मानकर चल रहे हैं ना कि M10 दे देगा। ठीक है, ये देखा गया कि इतनी दे देगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड कंक्रीटिंग होगी। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन से होते हैं? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है जिनकी, ठीक है, M60 से लेके M80 तक। तो आप देखते हो जो IS 456 1964 था, जो कोड 1964 में आया था, उसमें सिर्फ 7 ग्रेड होते थे, और आज की डेट में 15 ग्रेड्स हैं टोटल। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो गए बहुत ज़्यादा, जब मेगा स्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, जो छोटे मोटे हम नॉर्मली नहीं देखते। बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग देखते हो, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बाहर के देशों में आप देखते हो, दुबई में स्काईस्क्रापर्स हैं, वहाँ पे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ जो मैंने अभी आपके साथ बात की वही चीज़ डिफ़ाइन की है। FCK उसकी करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसी चीज़ को इसने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और लिखा हुआ है M रेफर्स टू द मिक्स, एंड नंबर जो आगे लिखा हुआ है वो उसकी करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। टोटल 15 ग्रेड होते हैं, M10, M15, M20, M25 से लेके M80 तक जो है ये ग्रेड्स हमारे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के ग्रेड्स कहाँ से कहाँ तक हैं वो यहाँ पे दिया है। नीचे वो दिया हुआ है कि M20 जो है ये मिनिमम ग्रेड है RCC के लिए। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं आजकल, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट आर, कंक्रीट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ते हैं? कंक्रीट बनने के लिए वाटर की ज़रूरत, पानी की पड़ती है, एग्रीगेट भी चाहिए। ठीक है, सॉरी, सीमट, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर, सभी के सभी, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू स्पेसिफाई द कंक्रीट मिक्स इज बाय, आप किस इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है कंक्रीट मिक्स को बनाने के लिए? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज टू स्पेसिफाई द कंक्रीट मिक्स इज टू नॉमिनल मिक्स रेशो। नॉमिनल मिक्स रेशो का यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन मिक्स रेशो का, डिग्री ऑफ कंट्रोल, या ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू स्पेसिफाई द कंक्रीट मिक्स, ये आना चाहिए आपका डी। हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उससे हम स्पेसिफाई करते हैं कंक्रीट मिक्स को, जो अभी हम कर रहे थे कि कितना क्या होना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की ये किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ द सीमेंट पे डिपेंड करती है, मिक्स प्रपोर्शन पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ कंपैक्शन पे डिपेंड करती है, या टाइप ऑफ क्यूरिंग पे डिपेंड करती है, या ऑल ऑफ दीज। तो टाइप ऑफ सीमेंट पे तो करती है, मिक्स प्रपोर्शन पे भी करती है, कंपैक्शन पे भी डिपेंड करती है, और टाइप ऑफ क्यूरिंग पे तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ई है। नॉमिनल मिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू M20 ग्रेड कंक्रीट इज, तो ये ग्रेड सारे याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि M10 के लिए 1:3:6, उसके बाद 1:2:1:2:4 वो था M15। M20 के लिए क्या होगा? 1:1.5:3, तो B इसका ऑप्शन होना चाहिए। फोर्थ का हमारा आता है B। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फॉर स्लैब्स एंड द बीम्स द कंक्रीट ऑफ द ग्रेड जनरली यूज्ड इज, जो हम कंक्रीट जनरली इस्तेमाल करते हैं स्लैब्स या बीम्स के लिए M20 का इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि वही है RCC के लिए जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, द स्लैब्स एंड द बीम्स, ये हो गया स्टैंडर्ड। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कंक्रीट क्यूब फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो मोल्ड जो है वो 150 mm सभी तरफ से 150 mm का होता है, तो उसी के ऊपर स्टैंडर्ड जो इसका टेस्ट है वो किया जाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ
हैंडेड कंक्रीट, सॉरी हार्डन्ड कंक्रीट। हार्डन्ड कंक्रीट जो सख्त हो चुका है कंक्रीट, इसमें से उसकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, इम्परमेबिलिटी। वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी होता है ईज टू फ्लो। जब वो हार्ड हो गया, सख्त हो गया, तो फ्लो थोड़ी ना करेगा, ठीक है। एंड आठवां है द राइज ऑफ द टेम्परेचर इन द कंक्रीट वुड कॉज। राइज की वजह से क्या होगा? राइज की वजह से एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड करेगा वो, फूलेगा, फैलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अब हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।